एग्जाम आने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कोई बात नहीं, खुश हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया क्लासेस एंड आई एम योर मेंटोर SOS स्टडीमेट हिमनिशा गहलोत। आपको बस एक पेज याद करना है और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैजिकल ट्रिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर प्योर अराउंड अस, और यही वो पेज है जिसे आपको अच्छे से समझ के याद करना है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन की हेल्प से इन्हीं सारे टॉपिक्स को वन बाय वन समझते हैं। इज़ मैटर प्योर अराउंड अस मतलब हम जब कभी भी किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह प्योर प्योर लिखा होता है। तो क्या वो सारे सामान एक्चुअल में प्योर होते हैं? चलिए समझते हैं। और ये है इंडेक्स 1 बाय 1। अब हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्स सब्सटेंस। अब जैसे कि नाम से पता चलता है, प्योर सब्सटेंस मतलब इसमें सारी चीज़ें प्योर होगी, और मिक्स्ड सब्सटेंस यानी इनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर प्रेजेंट होगा। फिर प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। और मिक्स सब्सटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए इन्हीं सारे टॉपिक्स को इनकी डेफिनेशन से समझते हैं। प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हो, एकदम साफ साफ दिख रहे हो, और उनका डेफिनेट रेशियो हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा भी चेंज कर दे तो ये कास्टिक सोडा नहीं कहलाएगा। अगर मैं Na के 3-4 एलिमेंट्स और डाल दूँ, Na3OH हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इनका एक डेफिनेट रेशियो होता है और ये सारे अच्छे से विजिबल भी होते हैं। इसके साथ गेम भी खेल सकते हैं, और गेम का नाम होगा जॉइन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कुछ इस तरीके से। एनीवेज, एलिमेंट्स, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, B मतलब ब्रोमीन, Fe यानी आयरन, ये सब आप डिटेल में 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये टेबल वहाँ पे अच्छे से लिख के आनी है। मेटल्स हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब मेटल में करंट का फ्लो होगा, और ये लस्टर, डक्टिलिटी, सोन्यूरस और मेलेबिलिटी भी शो करते हैं। लस्टर यानी शाइन, डक्टिलिटी मतलब उसको खींच के वायर में कन्वर्ट करना, सोन्यूरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, और मेलेबिलिटी का मतलब उनको मार मार के पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देना। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब इनको मेल्ट या बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब कभी भी हमारे घर में कभी किसी को करंट आ जाता है, झाड़ू लकड़ी लेकर भागते हैं, लेकिन कोई मेटेलिक चीज़ लेके नहीं भागते हैं, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लस्टर, डक्टिलिटी, सोन्यूरस, मेलेबिलिटी शो नहीं करते हैं, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, वुड एक्सेट्रा। और ये रहे कुछ और मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स। मेटलॉइड्स, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कि जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन। कंपाउंड्स, इफ़ 2 or more than 2 elements are combined,
बट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। मिक्सचर, if two or more than two elements are mixed or combined but not in a definite ratio or proportion। मतलब जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे या मिक्स होंगे लेकिन उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होगा। जब कभी भी मिक्सचर की बात होती है तो हमारे माइंड में कुछ ऐसी इमेजेस आती है। अब नमकीन को हम कभी भी काउंट करके मिक्स नहीं करते हैं, कैसे भी मिक्स कर देते हैं। अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को मिक्स किया जाएगा तो वो कंपाउंड होंगे और अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं करेंगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। ऐसा मिक्सचर या सॉल्यूशन जो कि अच्छे से घुल जाए, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाए, जैसे कि शुगर इन वाटर एंड लेमन जूस। And in heterogeneous mixture, compounds are not uniformly mixed। जैसे कि अगर आप पानी में मिट्टी डाल दो तो आप जितना भी हिला लो उससे वो थोड़ी देर बाद में नीचे बैठ जाएगी। ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं और इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक सैंड इन वाटर एंड मिल्क। और ये रहे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ और एग्जाम्पल्स। सॉल्यूशंस, इसे ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemical non-reactive substance। एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर को ही ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इस डब्बे में नमक और पानी को मिला दिया है। नमक यानी जो कि कम क्वांटिटी में है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं और वाटर जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को और टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। अगर आपके एग्ज़ाम में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल या सस्पेंशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये टेबल याद कर लेनी है और इसी को लैंग्वेज बना के लिख देना है इस तरीके से। और ये रहे कुछ कोलाइडल और सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स। डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। जो कम क्वांटिटी में होते हैं मतलब सॉल्यूट, उन्हें डिस्पर्स फेस कहते हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं मतलब सॉल्वेंट, उन्हें डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। इसे इस तरीके से याद कर लेना, जिसकी स्पेलिंग छोटी होगी वो कम क्वांटिटी में होगा और जिसकी स्पेलिंग बड़ी होगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। वैसे तो इस टेबल में ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, सब कुछ आपको रटना ही पड़ेगा। फिर भी ऊपर ऊपर से बता देती हूँ इन विचित्र शब्दों का मतलब क्या है। डिस्पर्स फेस, ये सारे लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे और डिस्पर्स मीडियम, ये सारे हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। एयरसॉल मतलब जिसके अंदर एयर और सॉल्यूशन प्रेजेंट हो। एम्यूलेशन यानी किसी भी ऐसे दो सब्सटेंस का मिक्सचर जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, जैसे कि वाटर और ऑयल। Tyndall effect, when a fine beam of light enters into the dark room through a small hole, this happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। मतलब जब कभी भी किसी अंधेरे वाली जगह में, डार्क एरिया में स्मॉल होल से जब लाइट एंटर करती है कुछ इस तरीके से, तब हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और इसी प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। फर्स्ट बीकर के अंदर लाइट पास नहीं कर रही है और सेकंड और थर्ड बीकर के अंदर लाइट पास कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट बीकर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर है यानी ट्रू सॉल्यूशन। इनके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। लाइट को पास होने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है और ट्रू सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने के प्रोसेस को डिसेंटेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस में इनसॉल्युबल सॉलिड्स को फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट किया जाता है उसे फिल्ट्राइजेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को फास्टली स्पन किया जाता है मतलब घुमाया जाता है। दही में से मक्खन निकालने के प्रोसेस को भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही कहते हैं। लिक्विड को हीट प्रोवाइड करा के वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्योरीफाई करने के प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं।
किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे डाइल्यूट कहते हैं। अगर हम 1 लीटर वाटर में 2 kg शुगर ऐड कर दे तो उससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम 1 kg शुगर 2 लीटर वाटर में ऐड कर दे तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट चेंज कर दे तो वो फिजिकल चेंज होगा, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की केमिकल स्टेट चेंज कर दे तो वो केमिकल चेंज होगा। जैसे कि अगर इस लकड़ी को जला दे तो वो ऐश यानी राख में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इस आइसक्रीम के पिघलने के बाद भी हम इसे वापस आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ये है कुछ फॉर्मूले जिन पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एंड नाउ 3, 2, 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। पीपीटी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।